हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यू आर हार्टेस्ट वेलकम एंड आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा हाजिर हूँ एक और एडिटोरियल के साथ में द हिंदू से 17 अक्टूबर का जो हमारा एडिटोरियल है आज का, तो देखते हैं इसके क्या टॉपिक हैं। इसी में अपने हमेशा की तरह नई नई वोकैब सीखेंगे। कुछ 5-10 शब्द है जो अपने नए लेते हैं, इडियम हो, फ्रेज हो या सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है। साथ ही साथ हम करंट अफेयर से कुछ ऐसा बर्निंग टॉपिक लेते हैं जो आपके काम का हो। तो जो कंटेम्प्रेरी करंट इश्यूज होते हैं, तो आज का हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में थोड़ा सा क्या जो विवाद चलता रहता है। तो जजों की नियुक्ति को लेकर के जो डिले होता है, तो उसको लेकर के है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो उसी के संदर्भ में है जो आज का एडिटोरियल है। आपको इस 17 अक्टूबर के ओपिनियन और एडिटोरियल पेज पे मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश इंप्रूव करना, चाहे वो स्पोकन हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, तो LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल सुधारने के लिए और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत बनने के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहिए। तो आओ हम अपने शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है, तो इसमें पहला जो वोकैबुलरी है वो है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव, ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। ए से देखो, ये ए की ध्वनि आ रही है। अकोमोडेटिव, इसमें सी से है जो के की ध्वनि आ रही है, और ओ से ओ की साउंड आ रही है। अकोमोडेटिव, ये जो आगे का जो पार्ट है इसको स्ट्रेस किया गया है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अनुग्राही या अनुकूल होना, अपने अनुकूल होना। तो आज के एडिटोरियल में इसी संदर्भ में बात हुई है कि कुछ जजेज जिनकी अपॉइंटमेंट की कॉलेज में रिकमेंडेशन करता है गवर्नमेंट के लिए, अगर वो अकोमोडेटिव है, अनुकूल है, तो फटाफट नियुक्ति आदेश जारी हो जाते हैं। अगर वो उनके अकोमोडेटिव नहीं है तो वो उसमें डिले करती है। तो विलिंग टू फिट इन विथ समवन्स विशेज और नीड्स, किसी व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकताओं में एकदम फिट बैठना। सो फ्रेंडली होना, हेल्पफुल होना, मददगार होना, इसका हो गया, क्या हो गया, सिनोनिम हो गया मददगार होना। तो आप गवर्नमेंट के लिए लगता है कि इस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट है जो जज के रूप में मददगार रहेगी, उसकी तुरंत नियुक्ति होती है, ऐसा एक्यूजेशन है, परसेप्शन है। एंटोनिम क्या हो गया, अनऑब्लाइजिंग, जो बाध्यकारी नहीं हो, या अनकोऑपरेटिव हो, जो बिल्कुल भी सहयोगी नहीं हो। शी वॉज अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट, accommodative and always had a solution to all problems। उदाहरण देख लें, वह महिला, किसी महिला के बारे में बात रही थी, वह बहुत ही समझदार, धैर्यवान, अकोमोडेटिव यानी अनुग्राही, और हमेशा ही उसके पास कोई न कोई समस्या का, सभी समस्याओं का क्या होता था, समाधान होता था। ये वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने इसका। नेक्स्ट है मूट। मूट, अब इसमें ऊ की जो है, जो दीर्घ ऊ की ध्वनि है, डबल ओ से यहाँ पर क्या बन रहा है, मूट, यानी ये जो दीर्घ ओ की ध्वनि ऊ की ध्वनि आ रही है, एक तो छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ, यहाँ है जो दीर्घ ऊ की ध्वनि आ रही है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में आप कैसे होता ही है। तो मूट वर्ब है और एडजेक्टिव भी होता है। वर्ब के रूप में विवाद करना, और एडजेक्टिव विवादास्पद हो गया। रेज ए क्वेश्चन और टॉपिक, कोई प्रश्न या टॉपिक है जो उठाना, और डिस्कशन, चर्चा के लिए, या सुझाव के रूप में, या आइडिया और पॉसिबिलिटी के रूप में कोई विचार व्यक्त करना, तो मूट हो गया। ब्रिंग अप, मेंशन, पुट फॉरवर्ड, तो सामने लाना, उल्लेख करना या प्रस्तुत करना, पुट फॉरवर्ड, ये इसके मूट के अर्थ हो गए। सर्टेन, निश्चित, डेफिनेट और सेटल्ड, तो कोई प्रश्न है, विवादास्पद मुद्दा है, तो अगर वो विवादास्पद नहीं है तो वो सेटल्ड है, वो निश्चित है, वो सर्टेन है। सो द स्कीम वाज फर्स्ट मूटेड लास्ट अक्टूबर, तो स्कीम को पहली बार पुट अप किया, पुट फॉरवर्ड किया गया, कब, लास्ट अक्टूबर में। तो यहाँ मूट का अर्थ ये हो गया। आप ध्यान रखना, जैसे ये क्या है, बुक है, और ये क्या है,
ब्लड है, ठीक है। और ये क्या है, ये पूल है, क्या है, पूल है। अब इसमें देखेंगे, ये तो लॉन्ग साउंड दे रहा है पूल, ये डबल ओ से क्या आ रही है, ऊ की साउंड आ रही है, पूल। इसको बोलेंगे बुक, तो इसमें छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है, आगे कॉलर नहीं लगेगा। ये तो पूल, ये हो गया बुक, और ये हो गया ब्लड। यहाँ डबल ओ से ए की ध्वनि आ रही है, क्या आ रही है, ब्लड। ब्लड में आपकी ये साउंड हो जाएगी, ब्लड। तो ये डबल ओ से ए की ध्वनि आ रही है, यहाँ डबल ओ से ऊ की ध्वनि आ रही है, छोटे ऊ की, और यहाँ पर ये दीर्घ ऊ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पर छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है, और यहाँ पर ए की ध्वनि आ रही है। तो कहने का मतलब डबल ओ से हमेशा एक जैसी साउंड नहीं आती है, तो प्रोनाउंसिएशन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट वन इज एडजस्ट ब्रेक। एडजस्ट ब्रेक, ई से ई की ध्वनि आ रही है, छोटी ई की ध्वनि आ रही है। वही बात है, छोटी ई हो तो कैपिटल आई होता है, और बड़ी ई हो तो आई के आगे क्या लग जाता है, कोलन लग जाता है। जैसे ऊ के आगे कोलन लगता है तो लॉन्ग साउंड के लिए कोलन लगता है। एडजस्ट बेट, एडजस्ट बेट का मतलब होता है खराब करना, वर्सन करना, वर्ब के रूप में। कोई भी प्रेशर नहीं है, टू मेक वर्स, खराब कर देना, बदतर कर देना, और ज्यादा खराब कर देना, चाहे वो कोई समस्या हो, खराब स्थिति हो, या नेगेटिव फीलिंग, नकारात्मक सोच, नेगेटिव फीलिंग, बैड सिचुएशन या प्रॉब्लम को और ज्यादा बिगाड़ देना, एग्जैस्परेट कर देना। तो सिनोनिम क्या है, एग्रीवेट करना, खराब करना, मेक वर्स या वर्सन, अत्यधिक खराब कर देना, बर्बाद, बदतर कर देना। काम या रिड्यूस, शांत करना या सही करना, ठीक करना, घटाना, इसके ऑपोजिट वर्ड होंगे। द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज ओनली एग्जैस्पेटेड द प्रॉब्लम। तो जो जमीनों की कीमत है, अत्यधिक कीमत है, उसने शहरी क्षेत्रों के अंदर समस्या को और ज्यादा क्या कर दिया, एग्जैस्परेट कर दिया, यानी वर्सन कर दिया, खराब कर दिया। तो उसे बहुत ज्यादा वर्सन कर दिया गया है, खराब कर दिया गया है। तो ये बदतर कर देना, प्रॉब्लम को बढ़ा देना, इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट वोकल। वोकल फॉर लोकल आपने सुना होगा, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय प्रोडक्ट्स को है जो बढ़ावा देना, उनका सपोर्ट करना। तो ये सपोर्ट के अर्थ में भी आता है। तो सपोर्ट करना अपने किसी चीज को, स्थानीय प्रोडक्ट को, तो मेक इन इंडिया कैंपेन में अपने एक स्लोगन आता है, वोकल फॉर लोकल। तो वोकल औ की ध्वनि है, यहाँ ओ से क्या आ रही है, औ की ध्वनि आ रही है, औ की ध्वनि आ रही है, औ, ओ से औ की जो ध्वनि आ रही है, वोकल। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, मुखर होना, समर्थन करना, रिलेटेड टू द ह्यूमन वॉइस, हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकलाइज्ड या स्पोकन बोला गया, टेसिटम नहीं बोला गया, रेटिसेंट शांत, यानी मूक का ऑपोजिट हो जाएगा, मूक होना। नॉन लिंग्विस्टिक वोकल इफेक्ट्स लाइक लाफ्स एंड सॉब्स। सॉब का मतलब होता है सुबकी, सॉब का मतलब होता है सुबकियां, तो सॉब का मतलब सुबकी लेना, कोई रोता हुआ व्यक्ति सॉबिंग करता है। जैसे इजराइल पैलेस्टाइन में वॉर हो रहा है, तो लोगों के रिलेटिव्स मारे जा रहे हैं, तो जो जीवित बच गए पीछे, वो क्या करते हैं, दे सॉब्स, तो वो क्या है, सुबकियां लेके रोते हैं, और खुशी की बात होती है तो हम हंसते हैं। तो ये क्या है, नॉन लिंग्विस्टिक वोकल इफेक्ट्स हैं, गैर भाषागत, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो वोकल हो गया। नेक्स्ट वर्ड रिसेंट। रिसेंट, आर ई से छोटी ई की ध्वनि हो गया। सेकंड पार्ट है सेंट, इसको है जो स्ट्रेस किया हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, विखंडित होना है, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। तो रिवोक और कैंसिल और रिपील है जो रद्द कर देना, कोई भी कानून, आदेश या समझौता। तो एग्रीमेंट, ऑर्डर और लॉ को है जो रिपील करना,
रिवोक करना, रिसेंड करना एक ही बात होगी। रिवर्स कर देना, फैसला पलट देना, एब्रोगेट कर देना या ओवरटर्न करना, एकदम बात को उलट पुलट कर देना। तो अपोजिट हो जाएगा लागू करना, इन्फोर्स करना, इनेक्ट करना। द नेवी रिसेंडेड इट्स बैन ऑन वुमेन सेलर्स। तो नेवी ने क्या किया, जो महिला सेलर है उन पर अपना प्रतिबंध है वो रिसेंडेड कर दिया, अर्थात हटा दिया, उसको रद्द कर दिया। रिसेंड का मतलब हुआ कैंसिल करना या पलट देना, फैसला पलट देना। और अब देखो ए और यू इन दोनों से अ की ध्वनि आ रही है, स्कॉट फॉट बॉट, ये अ की ध्वनि आ रही है, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अगर, अब यू आर, अब ये जो यू आया इसकी ये वाली ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, और रे है बिल्कुल साइलेंट है, इसकी कोई साउंड नहीं है। तो आर की यहाँ पर कोई ध्वनि नहीं है। अगर वर्ब होगी शकुनस करना, यानी चेतावनी देना। क्या देना, चेतावनी देना, संकेत देना। ओपन इवेंट और सर्कमस्टेंस, पोर्टेंड गुड और बैड आउटकम, कोई अच्छा या बुरा परिणाम होने का संकेत देना कि इसके आउटकम क्या होने लगे। ये वार्निंग ऑफ और वार्न ऑफ या वार्न ऑफ, डबल एफ भी हो सकता है, सिंगल एफ भी हो सकता है। एश्योर करना, आश्वस्त करना या श्योर करना, तो सुनिश्चित करना, ये क्या हो गया, सुनिश्चित करना, इसका अपोजिट हो गया। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर सीम टू अगर वेल, ऐसा लगता है जो सी ट्यूब का अंत है उसके परिणाम आउटकम है वो अच्छे आएंगे, अगर वेल, या अगर बैड भी हो सकता है। अभी इजराइल पैलेस्टाइन में संघर्ष चल रहा है, हम कहेंगे अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक दिया जाए तो इसके क्या है, सेम टू अगर वेल, इसके भी आउटकम क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। इसी हम उम्मीद कर सकते हैं पीस के लिए। नेक्स्ट वन, अंडरमाइन। अंडरमाइन है दुर्बल करना, कमजोर करना। या फिर से देखो आज यू की ध्वनि क्या आई है, ये वाला आया है, ठीक है। जैसे बट, PUT बट, PUT पुट। अब यहाँ पर पुट में तो ये ऊ की ध्वनि आ गई, छोटे ऊ की ध्वनि आ गई, और बट में ए की ध्वनि आई। कौन से, इस ए की ध्वनि आई है, ये हलंत वाला है बट। तो ये इस पे कम जोर देना है बोल्टिस में। तो बट है, कट है, इसके अंदर क्या हो गया, ये यू से ए की ध्वनि आ रही है, अब इसका उल्टे वी की तरह सिंबल होता है। प्रोनाउंसिएशन में आप विशेष ध्यान रखें। और ये ऊपर ये जो बार दिया हुआ है, इसका मतलब इस पार्ट को हमें जोर से बोलना है, इसको कम जोर देना है। अंडर माइन, अंडर माइन, आई नहीं है, ऐन बोलना है, अंडर माइन, अंडर माइन। ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया दुर्बल करना। इरोड द बेस और फाउंडेशन ऑफ रॉक फॉर्मेशन, कितनी भी कोई भी मजबूत रॉक फॉर्मेशन, चट्टानी तरह की संरचना हो, उसको भी कमजोर कर देना। तो किसी भी मजबूत चीज को कमजोर मानना, अंडर एस्टिमेट करना। सो ईट वे, अंडरकट या वीकन, कमजोर कर देना। उल्टा हो जाएगा शोर अप करना, सपोर्ट करना, इनहांस करना, मजबूत बना देना, सुधार कर देना। सो द फ्लो ऑफ वाटर हैड अंडरमाइंड पिलर्स सपोर्टिंग द रूफ। तो छत को जो सपोर्ट करने वाले वो पिलर थे, वो वाटर फ्लो के कारण क्या हो गए, अंडरमाइन हो गए। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो आज का एडिटोरियल ये रहा, द हिंदू से लिया है, थैंक्स टू हिंदू। डिले एज ए टैक्टिक, तो डिले है उसे बड़ा ही एक टैक्टिक बना दिया गया है। ऑन द सेंटर एंड कॉलेजियम रिलेशनशिप, केंद्र सरकार और कॉलेजियम के संबंध। कॉलेजियम आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो जजेस की नियुक्ति होती है, उनकी सिफारिश कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक बॉडी होती है, वो चयन करती है कि किस जज का नाम है नई जज के रूप में नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए रिकमेंड किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जो टीम है, जो कमेटी है, सिलेक्शन करती है, वो इलेक्टेड बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट की, वो कॉलेजियम कहलाती है। और उन्हीं नामों में से केंद्र सरकार को जज की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो सेंटर शुड स्टिक टू
टाइमलाइंस टू अवॉइड फ्रिक्शन विद कॉलेजियम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टाइमलाइन से स्टिक होना चाहिए, एक समय सीमा में बंधना चाहिए कि एक समय सीमा के तहत है वो जो कॉलेजियम के साथ में जो अपने कॉन्फ्लिक्ट फ्रिक्शन यानी विवाद को कम करने के लिए तो कॉलेजियम जो सिफारिश देती है तो केंद्र सरकार को उसको उस तय समय सीमा में जो कि अधिकतम 4 सप्ताह का दिया है पिछले डिसीजन में। तो आओ देखते हैं आगे क्या कहते हैं एडिटर्स। द सेंटर्स एश्योरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट, सेंटर का जब भी का के एक ही का अर्थ हो तो अपने एपोस्ट्रोफी ऐसे इसे बना सकते हैं। तो एक्यूजेटिव केस बनाते हैं तो एश्योरेंस ऑफ सेंटर बोलने की बजाय हम सेंटर्स एश्योरेंस बोल सकते हैं। देखो एश्योरेंस ऑफ सेंटर तो ओ एफ को ओमिट कर देंगे और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ऊपर की तरफ ये कोमा होती है इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो केंद्र का आश्वासन, इसको टू दी सेंटर तो यहां भी को आता है, टू का अर्थ क्या आ गया को। तो सेंटर्स एश्योरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट दैट, ये कनेक्टिव हो गया कि, ये जो दैट है ये कंजक्शन का काम करता है, पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए। दैट इट वुड सून नोटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एज चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट इज ए वेलकम डेवलपमेंट। ये सेंटर का सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन देना कि जल्दी ही जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की जो नियुक्ति नोटिफाई कर देगी, उसका गजेट नोटिफिकेशन जारी कर देगी। दिल्ली हाई कोर्ट के जो अभी जज हैं उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा मणिपुर हाई कोर्ट का। यह एक स्वागत योग्य कदम है, विकास है। सो इन अनदर साइन दैट इट वुड बी मोर अकोमोडेटिव। अब एक दूसरा संकेत और दिया है सरकार ने कि ये बहुत ही ज्यादा अकोमोडेटिव होगी, फ्रेंडली होगी। तो अकोमोडेटिव का अर्थ यहाँ पर क्या आ गया, फ्रेंडली आ गया। क्या आ गया, ये बहुत ही फ्रेंडली होगी ऑफ द कॉलेजियम्स रिकमेंडेशंस। अब रिकमेंडेशंस ऑफ कॉलेजियम बोलने की बजाय देखो कॉलेजियम्स रिकमेंडेशंस डायरेक्ट बोल दिया गया, कॉलेजियम की सिफारिशें। तो रिकमेंडेशन का मतलब हो गया सिफारिश, और ये प्लूरल है इसलिए रिकमेंडेशंस हो गया। तो सिफारिश करना, अनुशंसा करना, तो ये इसे आप हिंदी में बोल सकते हो अनुशंसा। तो उसकी जो अनुशंसा है वो रिकमेंडेशन है। तो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन के प्रति सरकार क्या रहेगी, ज्यादा अकोमोडेटिव रहेगी और फ्रेंडली रहेगी। इट हैज फॉरवर्डेड, इसने आगे बढ़ाया है, फॉरवर्ड किया है एज मेनी एज 70 नेम्स approved by the constitutional authorities in various states। इसने अधिकतम 70 नामों को जो अप्रूव किया है उनको सहमति दी है, जो कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अलग अलग विभिन्न प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं ने रिकमेंडेशन की है इन वेरियस स्टेट्स, अलग अलग राज्यों के अंदर, और अपॉइंटमेंट एज जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स, और उन 70 लोगों को विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जाना है। तो ये सरकार का अकोमोडेटिव एफर्ट है। द डिले इन नोटिफाइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस मृदुल वाज अपैरेंटली क्लियरली ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट टेकिंग टाइम टू गिव इट्स व्यूज ऑन द प्रपोजल। अब जो जस्टिस मृदुल की जो नियुक्ति है उसके नोटिफिकेशन में जो देरी हुई, जो डिले हुआ, वो देरी किसके कारण हुई, अपैरेंटली इज क्लियरली, वो स्पष्ट तौर से, वो बहुत ही स्पष्ट है। ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण, ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट टेकिंग टाइम, कि राज्य सरकार यानी दिल्ली गवर्नमेंट क्या ले रही थी, टाइम ले रही थी, टू गिव इट्स व्यूज ऑन प्रपोजल, वो इस प्रस्ताव पर अपना मत रखने के लिए समय ले रही थी। इसने वाज रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम ऑन जुलाई 5। अब उनका नाम है जो 5 जुलाई को कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित किया गया। एंड द डिले वाज क्वाइट स्ट्रेंज, और ये देरी बहुत ही विचित्र थी। क्वाइट बिल्कुल, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, ध्यान देना, QUIET, ये क्वाइट दो होते हैं, QUITE, क्वाइट का मतलब हो गया बिल्कुल, ध्यान देना, ये स्पॉटिंग एरर में आता है यार,
और एक होता है QUIET। अब टी के बाद में ही है तो बिल्कुल, और टी से पहले ही है तो इसका मतलब हो जाता है शांत, पीसफुल। तो अब इसका अर्थ हो गया शांत और इसका अर्थ हो गया बिल्कुल। जैसे क्वाइट राइट, बिल्कुल सही है। कीप क्वाइट, शांत रहो। कीप क्वाइट, शांत रहो। तो कीप क्वाइट ये ई पहले होगा और इस बिल्कुल में ई बाद में होगा। तो आप इसको जो आप वर्ड ऑफ द डे है नोट कर लें अच्छी तरह से। इस तरह के शब्दों का आप ध्यान रखें, अर्थ सही निकलेगा। तो क्वाइट स्ट्रेंज, ये बात बिल्कुल विचित्र है। द कॉलेजियम हैज आल्सो मूवेड द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन। अब कॉलेजियम ने क्या किया, जस्टिस एमवी मुरलीधरन का ट्रांसफर है उसे भी मूव किया है, प्रेज किया है। नाउ एक्टिंग सीजे इन मणिपुर, जो कि अभी कार्यवाहक जज है मणिपुर में, टू द कलकत्ता हाई कोर्ट, तो उनका नाम भी प्रस्तावित किया है कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के रूप में। A few days ago, कुछ एक दिन पहले, it rejected his request that, इसने उनका नाम है जो रिजेक्ट कर दिया था रिक्वेस्ट को, that he be either retained in मणिपुर, की या तो उसको मणिपुर में ही रखा जाए और allowed to go his parent court, या उससे अपनी पेरेंट कोर्ट में जाने दिया जाए, वो है मद्रास हाई कोर्ट। It is to be seen how long the center takes to notify his ट्रांसफर। तो ये बात यहाँ ध्यान देनी होगी कि सेंटर यानी केंद्र सरकार उसके ट्रांसफर के ऑर्डर को नोटिफाई करने में कितना समय ले रही है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। इट वॉज एन ऑर्डर पास बाय जस्टिस मुरलीधरन डायरेक्टिंग द मणिपुर गवर्नमेंट टू कंसीडर द इंक्लूजन ऑफ द मेइतेई कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी। अब ये ऑर्डर जस्टिस मुरलीधरन ने, ये ऑर्डर पास हुआ था। कौन है जस्टिस मुरलीधरन? जस्टिस मुरलीधरन वही हैं जिन्होंने मणिपुर सरकार को डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया, यानी कि ये जज थे, इन्होंने मणिपुर सरकार को निर्देश दिया टू कंसीडर द इंक्लूजन ऑफ मेइतेई कम्युनिटी, कि वो मेइतेई समुदाय है। अब क्योंकि मेइतेई और जो दूसरा जो समुदाय है उनके बीच में क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है मणिपुर में, उसका कारण क्या है ये देखो। तो उन्होंने कहा कि विचार करें, कंसीडर करें इंक्लूजन, इंक्लूजन यानी शामिल करना, इंक्लूजन है सम्मिलन, इंक्लूजन हो गया सम्मिलन, की उनको शामिल किया जाए और इस पर कंसीडर करें, इस पर वो विचार करें। तो कंसीडर करना, विचार करना। इंक्लूजन ऑफ द मेइतेई कम्युनिटी, मेइतेई समुदाय को इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, उसको एसटी कैटेगरी के अंदर है जो शामिल कर ले, किसको, मेइतेई समुदाय को, इस पर सरकार विचार करे, ये निर्देश दिया। दैट इज सीन बाय सम एज वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर द एथनिक वायलेंस। अब दैट इज, ये चीज है कुछ लोगों द्वारा इसे ऐसी देखी गई कि उसने एथनिक जो प्रजातीय नस्लीय जो हिंसा हुई उसको ट्रिगर कर दिया, उसको बढ़ावा दिया। That rocked the state from early May, जिसने राज्य को है जो मई की शुरुआत से ही रॉक कर दिया है, अर्थात वहां उथल पुथल मचा दी है। However, फिर भी the order was not stayed by the Supreme Court, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, यथास्थिति नहीं बनाई। As there was a request by the center, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा निवेदन किया गया कोर्ट से, that a stay order might एग्जैस्परेट टेंशंस, कि अगर आपने स्टे दे दिया तो इसे टेंशंस एग्जैस्परेट हो जाएगी। एग्जैस्परेट का मतलब होता है बदतर हो जाना, वे और ज्यादा स्थिति है वो बिगड़ जाएगी। तो बदतर हो जाना, तो बदतर होना, ज्यादा खराब होना, जैसा हमने पहले देखा, तो ये एग्जैस्परेट हो जाएगी। तो एग्जैस्परेट नहीं हो इसके लिए कोर्ट इस पर स्टे न दे, ऐसा सेंटर ने रिक्वेस्ट किया कि जस्टिस मुरलीधरन का फैसला एज इट इज रहना चाहिए। ओके, द कोर्ट हैज बीन वोकल अबाउट द सेंटर्स सिलेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस। अब कोर्ट हैज बीन वोकल अबाउट, अब कोर्ट ने इस बात को बार बार जाहिर किया है, राइज किया है, इस इश्यू को बोला है, इसके बारे में कहा है। तो इसने कई बार इस बात को सेट किया है, मेंशन किया है
कि सिलेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस, कि कोर्ट जो इट्स मींस कोर्ट्स रिकमेंडेशन ऑफ कोर्ट्स या इट्स शब्द कोर्ट के लिए है, तो उस कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है जो अनुशंसाएं करती है उसके साथ में वो बड़ा सिलेक्टिव व्यवहार करती है। कुछ लोगों के नाम तुरंत मंजूर करती है, कुछ को होल्ड कर लेती है। देयर आर इंस्टेंसेस, ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, तो कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं ऑफ द गवर्नमेंट रिटर्निंग नेम्स दैट हैड बीन रीइटरेटेड मोर देन वंस, ऐसे नाम भी हैं जिनको एक से अधिक बार रीइटरेट किया गया, फिर से रिकमेंड किया गया। तो इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के समय में, इट हैज शोन दैट, ये दर्शाता है कि इट कैन हैव इट्स वे बाय मियरली इग्नोरिंग सम ऑफ द कॉलेजियम्स डिसीजंस, तो कुछ ये क्या करती है, केवल कॉलेजियम के कुछ निर्णयों को इग्नोर करती है, डिसीजंस ऑफ कॉलेजियम के निर्णयों को इग्नोर करती है। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के लिए उदाहरण आता है, इट इग्नोर्ड द प्रपोजल टू अपॉइंट जस्टिस एस मुरलीधर, उन्होंने जस्टिस एस मुरलीधर को क्या किया, अपॉइंट करने का जो प्रस्ताव था, नाउ रीइटरेटेड, इसको फिर से उन्होंने कहा है कि ऐसा करें, एज सीजे ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, कि उन्हें मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, फॉर सो लॉन्ग दैट, इतने लंबे समय से कि द कॉलेजियम अल्टीमेटली रिसिंडेड इट्स रिकमेंडेशंस, और उसने इतना होल्ड किया कि अंततः उसने अपने रिकमेंडेशन को रिसेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया। इन द केस ऑफ जस्टिस टी राजा के केस के मामले में क्या होता है, who was acting chief justice in Madras for an unusually long period, असामान्य रूप से वो काफी लंबे समय से एक्टिंग कार्यवाहक, एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहक, वो कार्यवाहक जज थे मद्रास हाई कोर्ट में लंबे समय से। द रिकमेंडेशन टू ट्रांसफर हिम, उनके ट्रांसफर तबादले का है जो रिकमेंडेशन था, सिफारिश थी, अनुशंसा थी, टू द राजस्थान हाई कोर्ट, की वहां से उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट भेजा जाए, वो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट, उसकी सरकार द्वारा उपेक्षा की गई, तो उसे इग्नोर कर दिया गया। इग्नोर करना यानी उपेक्षा करना, तो उसकी उपेक्षा कर दी गई। एक होता है अपेक्षा, अपेक्षा होता है एक्सपेक्ट करना, और इग्नोर करना उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना। गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर कर दिया अंटिल हिज रिटायरमेंट, तब तक जब तक कि वो सेवानिवृत्त नहीं हो गए। तो द कंफ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉलेजियम, अब सरकार और कॉलेजियम के बीच में जो कंफ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ओवर यानी किसी मुद्दे पर, तो कंफ्लिक्ट और किसी इश्यू पर संघर्ष होना मतलब वर्बल डिस्प्यूट होना। अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो नियुक्ति प्रक्रिया है, इज क्वाइट प्रोनाउंस्ड, ये एकदम बिल्कुल प्रोनाउंस्ड है, क्वाइट डिक्लेयर्ड है, अच्छी तरह से सुघोषित है, सामने है सबके। एंड ऑफन रीचेज ए फ्लैश पॉइंट, और कई बार ये अपने फ्लैश पॉइंट पे पहुंच जाता है। टू रीच ए फ्लैश पॉइंट मतलब चरम सीमा पर पहुंचना, अपने चरम बिंदु पर पहुंचना, एपेक्स पे, टॉप पे। तो ये इनका विवाद पीक पे भी आ जाता है कई बार। तो इट इज टाइम द प्रोसेस वाज स्ट्रीमलाइन टू गिव इफेक्ट, ये समय है कि द प्रोसेस वाज स्ट्रीमलाइन टू गिव इफेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट्स अप्रैल 2021 ऑर्डर। ये सही समय है कि सरकार को अप्रैल 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको प्रभावी करना था, उसे इफेक्ट में लाना था। क्या था ऑर्डर? दैट सेट टाइमलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, जिसने सरकार के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी थी। टू द प्रोसेस नेम्स रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम, कि कॉलेजियम जिन जजों के नाम नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश करता है उनको एक समय सीमा के अंदर सरकार को मानना पड़ेगा। एंड एक्सप्रेस इट्स रिजर्वेशंस इफ एनी, अगर सरकार के कोई रिजर्वेशन है, कोई चिंताएं हैं, वरीज हैं, कोई विचार हैं, तो वो उस तय समय में कोर्ट को बताए ताकि कोर्ट कोई नए नाम भेज दे, अदरवाइज उसे उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसके आगे और क्या कहते हैं? वंस द कॉलेजियम रीइटरेट्स, एक बार कॉलेजियम अपनी सिफारिश फिर से भेज देता है, री रिकमेंडेशन कर देता है,
any recommendation it should be implemented within 3 or 4 weeks। अगर मान लो कॉलेजियम ने कुछ नामों की सूची सरकार को दी, सरकार ने उसमें अपना रिजर्वेशन जाहिर किया और फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से वही लिस्ट अगर वापस सरकार के पास भेज देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 या 4 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी कि 21 से 42 दिन के बीच में क्या करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। Whatever the inadequacies and failures of the collegium process, चाहे collegium process में कितनी भी असंगतताएं हों, failures हों, it doesn't augur well, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले। for the, अगर का मतलब आउटकम, for the institution, तो संस्था के लिए इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। if the legal position that a reiterated decision is binding on the government is undermined, तो reiterated अगर कोई डिसीजन है जिसको पुनः दृढ़ता पूर्वक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास भेज दिया है, जो कि बाइंडिंग है सरकार के लिए, उसको अगर सरकार अंडरमाइन करती है, उसको वर्स करती है, कमजोर करती है, वीक करती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा एडिटर्स का विचार है। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि सेंटर को है जो कोर्ट के साथ में क्या नहीं दिखाना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन नहीं बतानी चाहिए और सरकार को तुरंत उसके फैसले लागू कर देने चाहिए। ऐसी उनकी इच्छा है कि अधिकतम है जो कोर्ट एक बार उस पर विचार कर ले। तो अब आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसको फटाफट पूरा कंप्लीट देखें और उसके जिस्ट को ग्रहण करने का प्रयास करें और इन शब्दों को रिवाइज करना न भूलें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार।